Evening, sir. Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. हाँ 2 मिनट रुकते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें। आज कोशिश करते हैं यार इस मैक्सिमा मिनिमा को ख़त्म करें, जिससे अगली क्लास में कुछ अलग शुरू कर पाए हम, है ना। जो बाकी लोगों की ज़िंदगी अटकी हुई है उसको आगे बढ़ाएं। तो आज देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें, जो भी है। मैक्सिमा मिनिमा में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तक पढ़ चुके थे ना, कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करना होता था। Yes, sir. अब बेसिकली यहाँ पे Can हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है यार, हमें देखना है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, पहले तो इसको समझेंगे, उसके बाद में कि हाँ इसमें इस तरीके से हम क्वेश्चंस देख रहे होते हैं। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है इस चीज को, फिर ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर कम से कम हम कुछ ढंग की जगह पे जा रहे होंगे। नया चैप्टर शुरू करेंगे, नए तरीके से कुछ अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे चेंज मिलेगा हम लोगों को, हाँ। एक बार वेट करते हैं, थोड़ा बहुत लोग ज्वाइन कर ले फिर शुरू करेंगे। मैं घर पे नहीं बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर लोग घूम रहे हैं। मैं अपने घर की बातें नहीं सुना रहा। ये कहीं न कहीं फैकल्टीज है। लग रहा है सर आज घर पे बैठे हैं, क्या चल रहा है सुनते मजा आ रहा है। रुक जाओ बस, सब लोग क्लास में जा ही रहे हैं, 2 मिनट निकल जाएंगे, थोड़ा लेट जा रहे हैं, 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। इतनी धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, क्या ही करें। आज बस आज आज और देखो, इसमें जो लीनियर इक्वेशंस वाला तुम पार्ट बोल रहे हो कि वो लीनियर अलजेब्रा क्या था वो, हाँ, अगला चैप्टर जो दे रखा है टेस्ट में, तो फालतू का सा है। LPP linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें कुछ भी नहीं करना, वो तो एनसीईआरटी के लिए है बेसिकली, है ना। उसका कोई क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, एनसीईआरटी में ही बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 मिनट में हम कर लेंगे। बाकी तो जो वो जेई में बचेगा क्या। linear programming जेई में आता है। नहीं यार, कोई यही में कभी क्वेश्चन नहीं आता उस पे, तो वो तो सिर्फ टारगेट के पार्ट में दे रखा है, तो हम कर लेंगे, बाकी कोई काम का नहीं है वो, एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी ही करेंगे उसमें हम। कोशिश करेंगे एनसीईआरटी साथ में यही क्लास में कर ले, एक क्लास में हो जाती है तो कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि हम इंटीग्रेशन पे पहुंच जाएंगे, और फिर क्योंकि कल ही तुम्हारी क्लास है तो अच्छा रहेगा, कल ही हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग को खत्म करके आगे बढ़े और फाइनली इंटीग्रेशन शुरू करें, जहां से हम थोड़ा सा एक बूस्ट लेंगे अलग से, बिल्कुल डिफरेंट चीजें, और लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे वापस से तैयार हो जाएंगे। हाँ तो ये हमारा टारगेट रहेगा। हाँ चलो अभी शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। आज जो हमें देखना है, मैं बोल रहा था कि हमें देखना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। देखो इसमें बेसिकली सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कि सबसे पहले अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकाल के जीरो करते हैं। एट मान लो यहाँ से एट एक्स इक्वल टू एक्स वन आ गया या फिर एक्स टू आ गया, और ज्यादा भी आ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वो क्या होगा, मिनिमा होगा।
और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो ये क्या होगा? ये तो हमारा टेस्ट की डेफिनेशन है पहले, ठीक है, कि भाई मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पहले तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब कि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस तरीके की हम बात करेंगे। समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि वो जीरो ही आ जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह की इसका बात मतलब क्या कर, हुआ कि x इक्वल्स टू x पर? मैंने ये कहा है कि तुम्हें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसका डीवाई बाई डी एक्स को जीरो किया, मान लो ये 2 पॉइंट पे आ गया। अब इनमें से जिस भी पॉइंट के ऊपर उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा वहां पे मिनिमा होगा वरना मैक्सिमा होगा। बात को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, मतलब कि रीजन क्या है इसके पीछे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस चीज को बताता है, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें पता चलेगा अच्छा इस तरीके की कोई बात बोली गई है, ठीक है। तो समझना एक बार। अच्छा एक बात बताओ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? चेंज इन dy बाई डी एक्स बोल रहा है। यस सर। तो ये बता सकता है ये चीज सही है? यस। इसमें कोई दिक्कत, देखो पहले ये चीज लिखाई है वो याद तो सबको होती है कि अगर यहाँ पे जैसे कि अगर मान लो x1 के ऊपर ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा होगा वरना मैक्सिमा होगा। अब अगर इस चीज को बताती है, अगर मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। यस सर। ये बोल सकता हूं। अब सोचो कि x1 पे मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू x1, तो इस साइड जो होगा पॉजिटिव होगा dy बाई डी एक्स और इस साइड नेगेटिव होगा, ये बोल सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग है। यस सर। क्या ये बात बोल सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स अगर यहाँ जीरो है तो इससे पहले नेगेटिव रहा होगा और उधर पॉजिटिव रहा होगा? रीजन समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर ऐसा रहता है तो अगर इस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो इसमें क्या बनता है? मिनिमा। मिनिमा। मैक्सिमा। मिनिमा बनता है एमपी में। और अगर सोचो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। अगर मानो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है एट एक्स इक्वल टू x2, यहां पे अगर जीरो था तो इसके बाद में नेगेटिव रहा होगा और इधर पॉजिटिव रहा होगा। डिक्रीज का मतलब तो यही है, फिर पॉजिटिव से जीरो होता हुआ नेगेटिव पे गया होगा। तो इस केस में क्या होता है? मैक्सिमा। तो अभी समझ में आया कि रीजन क्या है मैक्सिमा मिनिमा बोलने का, कि भाई हम जब ये बात बोल रहे थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग कि भाई dy बाई डी एक्स अगर जीरो है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह की बात बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? ये चीज समझ में आ रही है? सर मतलब हमें dy बाई डी एक्स जीरो करना पड़ेगा पहले। पहले dy बाई डी एक्स जीरो करना है, जहां वो जीरो हो गया है उसके करस्पॉन्डिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा मिनिमा, और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। ये समझ में आ गया अभी? यस हाँ सर। बोलो। और एक चीज ये समझना कि जब भी मिनिमा और मैक्सिमा के रिगार्डिंग बात करते हैं तो क्या मैं ये बोलता हूं कि इस तरह का स्लोप बन रहा है मतलब यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमा होता है? हाँ यस सर। सर। तो क्या ये बोल सकता हूँ इस केस में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा होता है? स्मॉलर देन जीरो। लेस देन। नेगेटिव होगा। मतलब अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब होता है कॉन्केविटी डाउनवर्ड। यस सर। कि कॉनकेव अगर डाउनवर्ड है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये बोल सकता हूँ। यस सर। कोई कंफ्यूजन? या फिर अगर ऐसा केस है मतलब यहाँ पे मिनिमा होगा, और मिनिमा का मतलब क्या होता है इस केस में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? मतलब इसका शेप देख के बता सकते हैं कि कॉनकेविटी कैसी है इसकी? अपवर्ड। अपवर्ड।
मतलब अगर तुमसे बोला जाए कॉन्केविटी अपवर्ड है किसी की, तो तुम बोल सकते हो कि d2y/dx² क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अच्छा चलो छोड़ो इस केस को ऐसे देखो, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये बता सकते हो तुम कि यहां से डी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी। 2A. 2A। 2 आएगी। Yes. तो अगर एक बात बताओ, तो अगर इफ ए पॉजिटिव है तो डी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा। तो तो Mhm. कॉनकेविटी अपवर्ड बनती है। तो देखो तुमने यही यस तो सर। पढ़ा था, ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ग्राफ बनता है, और अगर ए नेगेटिव है तो कैसा ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड। Down. डाउन। पढ़ा है। तो रीजन यस दिख रहा सर। है ऐसा क्यों हो रहा है। यस सर। मतलब जो मैं क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं कि कॉनकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड, वो समझ में आ रहा है कहाँ से आ रही है। यस सर। तो इतना तुम्हें सोचना पड़ सकता है कि मैंने शुरू यहां से किया और मैं कहां तक पहुंच गया, देखते जाओ। dy/dx को मैंने जीरो करा, उसके करस्पॉन्डिंग d2y/dx² चेक करते हैं वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हमने इसको सॉल्व करते करते एक चीज समझा कि भाई ऐसा रीजन तो समझ में आया, पर d2y/dx² नेगेटिव का मीनिंग ही हमने एक चीज बना ली कि भाई ये नेगेटिव है, मतलब dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव। डिक्रीजिंग। dy/dx डिक्रीजिंग होगा इसका मतलब। तो देखो तुम इसके अंदर देखो डिक्रीज करता जा रहा है। देखो पहले पॉजिटिव है, फिर कम हुआ, फिर एक बार जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, और फिर नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। देखो डिक्रीज कर रहा है यस स्लोप। सर। देखो इस केस के अंदर तुम देखोगे स्लोप बढ़ रहा है, पहले नेगेटिव है, फिर कम नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है हर जगह। तो ये तो तुम सब लोगों को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि dy/dx को जीरो करके d2y/dx² अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, और d2y/dx² नेगेटिव है तो मैक्सिमा। बट रीजन एंड इसके दूसरे मीनिंग क्या हो सकते हैं, वो हम मैथ में देख रहे हैं कि कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड हम कैसे समझ रहे हैं। और जो हमने क्वाड्रेटिक में ये चीज पढ़ी थी कि भाई ए पॉजिटिव पे ग्राफ ऐसा बनता है, नाउ ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है। Yes, sir. तो अभी एक चीज ये समझ में आनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर हम जैसे क्वेश्चन लिखे इसके ऊपर कोई यस एक सर। बार ये देख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो इसमें। सर नोट कर ले। हाँ जी कर लो, मैं स्टार्टिंग से दिखाता जाता हूँ पहले पेज से ही। तो बहुत सिंपल सा फंडा है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, बट काफी काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बन जाती है इस पे। सर d2y/dx² मतलब चेंज इन dy/dx। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सर हाँ जी। सर हम दोनों मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में भी तो यही निकालते थे ना, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, इसका करने का क्या सर? अरे कई बार क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इजी पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में से किसी भी मेथड को कर लो, पर तुम्हें बचपन से ये पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि जो 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा वो यही पढ़ाया गया होगा। यस सर। हाँ, तो क्योंकि ये ना मतलब क्योंकि वहां पे क्या है, ग्राफ कौन से लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं।
कोसेक्स ले लेते हैं, तो ये काफी आसानी से डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है। इस वजह से ये पढ़ाते हैं ये लोग। हाँ सर। हाँ, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे मैक्सिमा क्यों आ रहा है। ऑब्वियसली अगर इसका भी डेरिवेशन देखो तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर से ही करा है कि dy बाई डी एक्स को डिक्रीजिंग करने के लिए मैं फर्स्ट ऑर्डर पे ही लेके गया हूँ। यस सर। आगे देखिए थोड़ा सा इसको। नहीं सर। तुम्हें कॉनकेविटी का मतलब क्लियर होना चाहिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस सुने होंगे तुमने। यस सर। तो ये कॉनकेविटी का मतलब यही होता है, कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड। सर एक बार ऊपर करना। यस सर हो गया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स करा होगा, इसका कितना आएगा। सर 2x माइनस 2/x³। इसको जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सर x रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर 2 + 6/x⁴। तो एफ डबल डैश वन निकालो और एफ डबल डैश माइनस वन निकालो। क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं। तुम बोल सकते हो एट एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन, क्या रहा होगा। f डबल डैश x इज पॉजिटिव। मिनिमा रहा मिनिमम। होगा। हाँ सर। बोल सकते हैं इस चीज को। यस सर। तो थोड़ा सा इससे जल्दी हो जाता है, मतलब क्योंकि एफ डबल डैश एक्स निकालना डिफिकल्ट नहीं था, वैल्यू पुट करके चेक करना। तुम वरना वैसे चेक करते कैसे, वन प्लस पे वन माइनस पे क्या हो रहा है। तुम देखते वन प्लस के ऊपर इस चीज को ये पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है ना। तो ये पॉजिटिव देता या नेगेटिव देता या फिर पॉजिटिव देता एफ डैश एक्स। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, एम पी से एम नहीं, फिर ये नेगेटिव दे रहा होगा, मिनिमम आ रहा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से जो भी बन रहा होता, मतलब ग्राफ वो तो बना के ही पता चलेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो समझ में आ रहा है करना क्या था। यस यस तो कई बार ये आसान हो समझ जाता है। सॉरी होता है। क्या। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है ना।
हाँ, अगर डबल डिफरेंशिएशन आसान है तो यही ट्राई करते हैं हम, अगर डबल डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है तो नहीं करते। जैसे तुमसे बोला जाए फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। इसकी रेंज बतानी, इवन मैं तो बोल रहा हूँ इसका पूरा का पूरा ग्राफ भी बना सकते हैं हम। इसकी रेंज बताओ क्या आनी चाहिए। क्या आएगा? एफ डैश एक्स निकाला तुमने? यस सर। हाँ सर, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना बन गया? ये बन गया। एक बार चेक करोगे कि इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं। देखो एक्स की किस वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक फैक्टर निकाल लो पहले। एक्स इक्वल टू क्या रखे इसको सेटिस्फाई कर जाए। एक बार ये सही लिखा है क्या मैंने? क्या? सर 2। एक्स इक्वल टू, एक तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है, अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, चेक करना। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। तो भाई यस एफ सर। डैश एक्स जीरो कहाँ हो रहा है? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ जाएगा यहां से? तो अगर एक्स 2 है तो एफ डबल डैश 2 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, चेक करके बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा, ये 36 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब एट एक्स इक्वल टू 2 क्या आ रहा होगा? तो मिनिमम। मिनिमम। और केवल एक पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, तो ये बोल सकते हो कि भाई ये जो ग्राफ है उसकी रेंज तो कहां से कहां तक जा रही होगी, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी जा रहा होगा, और 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ग्राफ बन रहा होगा क्योंकि उससे बड़े, उससे पहले डिक्रीज कर रहा होगा फिर इंक्रीज कर रहा होगा। तो अगर मैं 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो एफ ऑफ 2 बता सकते हो कितना आएगा, चेक करके। एफ ऑफ 2 निकालना, इसमें रख के कितना आएगा? सर ये एफ बिलो ऑफ, एक्स क्यों गया? मैं तो चेक, अभी मुझे नहीं पता जा रहा है नहीं जा रहा है, एफ ऑफ 2 निकाल के ही पता चलेगा ना कि 2 पे कहाँ आ रहा है। नहीं जाएगा तो ऊपर लेके जाएंगे। एफ ऑफ 2 कितना आएगा, चेक करके बताओ। तो बताएगा। एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है? किसी ने भी नहीं निकाला।
सर -39 आएगा। -39 आ रहा है। तो f(2) अगर -39 आ गया तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी भाई? स्टार्टिंग यहां से हुई होगी लास्ट में। मतलब अगर तुमसे इसके ग्राफ पूछा गया तो कैसा आया था कि भाई यहां से शुरू हो रहा है -39 तक जा रहा है और ऐसा चला जाएगा। तो इसके कितने रूट्स होंगे रियल? 2 रियल रूट्स होंगे केवल। मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन इसकी रेंज की जगह पूछता इसके कितने रियल रूट्स है तो भी बता देते तुम। समझ पा रहे हो अभी इस चीज को या नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। एक क्वेश्चन और देखे इस तरह का। सर एक अगर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जैसे आपने अभी हमने देखा कि 2 सेटिस्फाई किया, अगर कोई और नंबर सेटिस्फाई करता तो आंसर तो अलग आया था। हाँ तो लगा था। एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर होना। नहीं तो इस क्वेश्चन को और कोई सेटिस्फाई भी कैसे करेगा? 2 ही करेगा। अच्छा सर, यस सर। इस क्वेश्चन में तो यही होगा ना फिर। तो क्वेश्चन क्वेश्चन अलग होगा। सर x² + 2 को इसलिए कंसिडर नहीं करोगे कि इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ अगर उसमें भी रूट आते तो सारी वैल्यूज पे चेक करता मैं। अब यहाँ पे क्या करोगे? कोस एक्स को टी मान लोगे? यस सर। बस अब ट्राई करो। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है रेंज निकालने के लिए कि अगर कोस एक्स को टी माना है तो टी कहां से कहां तक होगा? तो अब -1 से 1 के बीच में ही करना है जो भी करना है। उसके आगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो तुम रियल रूट्स निकालने में यूज कर सकते हो। तुम इससे काफी चीजें पता कर सकते हो। मतलब तुम पूरा ग्राफ ही बना दोगे जब तुम्हें पता चल गया कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है। तो हर चीज बनाई जा सकती है ना फिर क्वेश्चन में। तुम पूरी की पूरी ज्योमेट्री बना दोगे उस क्वेश्चन की। अच्छा कि यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा है, यहाँ पे ग्राफ में टर्न हुआ है। सर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 और 4/3। f(t) कितना आ गया? तो f'(t) कितना आ जाएगा? T² -16 T। अच्छा t² 16t है ना? तो यहाँ से t यस की सर। वैल्यू कितनी आ गई? एक तो 0 आ गई और एक 0 और 4/3। बट 4/3 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यस। क्योंकि हमें कहां से कहां के बीच में देखना है। -1 से +1। तो अब एक चीज ये कंफर्म हो गई कि भाई इसके अंदर 0 के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही होगी f(0) वो कितनी आएगी? 0 रखना। सर 1। अच्छा मैक्सिमम एक आ रही काम है। करो f"t निकाल लो जिससे कंफर्म हो जाए। f"t निकालने से कितना आ गया? -16। तो f"0 क्या आ गया? मतलब कि मैक्स। f(0) जो 1 आ रहा है वो तो मैक्सिमम हो जाएगा। यस सर। अब भाई तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू तो पता चल गई रेंज की। मिनिमम कहाँ पे रही होगी? मैक्सिमम तो तुम्हें पता चल गई कहाँ पे आ गई? 1। मिनिमम निकालने के लिए तुम क्या करोगे? एंड पॉइंट्स या तो -1 पे आएगी या f(1) पे आएगी, है ना? तो इन दोनों पॉइंट की वैल्यू निकालना। f(-1) और 1 कितना आएगा? जब f(1) रखोगे तो कितना हो जाएगा ये? f(1) रखोगे -3 और f(-1) रखोगे तो अब बताओ इन दोनों में से छोटा कौन सा है? -11। तो बस ये हम आंसर दे देंगे। समझ पा रहे हो अभी?
सर ये समझ नहीं आया सर, रेंज कैसे निकाली आपने? यार रेंज कैसे निकलेगी? तू ये बता चुका है कि मिनिमम कहाँ मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, और तेरा -1 से 1 के बीच में बस एक ही जगह पे ग्राफ 0 हो रहा है, मतलब ग्राफ जो भी बन रहा होगा यूं ही गया होगा कुछ। तो मिनिमम मैक्सिमम बाकी दो जगह आएगी, तुझे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम ऐसे ग्राफ बताया था मैंने डिफरेंट डिफरेंट, कि भाई जो भी चीज होती है वो एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग होती है। भाई जो भी आंसर होगा वो इसी के बीच में होगा। ये समझ में आ गया जीरो कहाँ से आया? यस सर। एफ ऑफ जीरो तो तेरे को एक वैल्यू मिली है ना, कि अपवर्ड तो चले गई, नीचे कहाँ जा रही होगी, होती है -1 पे या 1 पे, क्योंकि ग्राफ तो हाँ डाउनवर्ड आ सर। गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और कुछ अलग नहीं बनते इसके ऊपर। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन की रेंज निकालनी, तो पहले तो तुम्हें पता हो कि इसका डोमेन क्या होगा। तुम्हें ये समझ में आ रहा है यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? केवल यही हो सकता है क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो यस सर। एफ डैश एक्स निकाल के जीरो करो और आंसर दो फटाफट कि उस पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है। क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स निकाला तुमने? यस ये आ गया होगा। इसको जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, उस पे एफ डबल डैश एक्स चेक करना है तुम्हें। तो इस पे जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी चेक करना है एक बार। (18/5). तो एक्स इक्वल टू कितना आ यस गया? सर, 18/5 आ रही है। तो अब तुम्हें बेसिकली क्या क्या निकालना है? एफ ऑफ टू निकालना है, एफ ऑफ 18/5 निकालना है, और एफ ऑफ क्या निकालना है? 4। F of इन तीनों के करस्पॉन्डिंग रेंज आएगी। तो एफ ऑफ टू निकाल के, तो एफ ऑफ एक्स में यहाँ लिख देता हूँ जिससे बार बार पीछे ना पलटना पड़े। एफ ऑफ टू बताना कितना आएगा? यहाँ पे टू रखोगे तो √2 आ जाएगा। 2 एफ ऑफ फोर निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा। 2 एफ ऑफ 18/5 यस बता सर। दो कितना आ रहा है। (4 under root 2/5 minus under root 2/5). नहीं यार, √10 आ रहा है। अब इन सब में मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा है? तो रेंज अगर देखें तो मिनिमम तो √2 आ रहा है,
और मैक्सिमम इन सब में कौन सा है? ये तो √8 है, तो √10 होगा। यस ये आंसर आना चाहिए भाई। ओवरऑल तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए। मतलब तुम पूरे के पूरे चैप्टर का एक ही फंडा चल रहा है कि तुम रूट निकलवा ले, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी नहीं पढ़ा है मैंने, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है, जीरो करना है, एंड पॉइंट्स को जरूर चेक करना है। मैंने पहली क्लास में भी कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा के अलावा एंड पॉइंट्स के ऊपर कभी कभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकती है। बताया था ये चीज मैंने। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे भी आ सकती है। देखो इसमें आई है एंड पॉइंट्स पे, मैक्सिमा तो इसका यहां आ गया, मिनिमा पर एंड पॉइंट पे आया है। ठीक है, तो रेंज के क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गए? अगर तुमसे पूछा होता दिस इक्वल टू 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो तुम देख रहे हो इसकी रेंज कहां से कहां तक आई है, ये आई है, तो कभी ये 0 होगा ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाता? नो सॉल्यूशन। तुम्हें क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता था कि फाइंड एक्स फॉर 0। इवन मैं तो बोल रहा हूं इक्वल टू 1 भी बोल देता, तो तुम बोलते कि भाई कि मुझे पता है 2√(x-2) प्लस √4 - x कहां से कहां तक है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। यस यस सर। सर। मतलब क्वेश्चंस को देखोगे ना, घूम फिर के कुछ नहीं करना, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, डोमेन रेंज बस। तुम्हें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही था कि पहले तुम डोमेन को नोटिफाई कर पाओगे, डोमेन इतना ही होगा। डोमेन आ गया तो उस डोमेन में क्वेश्चन करना है। तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन मैंने ना वहां करवाया था टारगेट में, फंक्शन के अंदर, कि एफ ऑफ एक्स दे रखा था 2(x-2) प्लस 4 - x, और इसका रेंज निकलवाई थी। मैंने कहा था कि यार इसकी रेंज ना तुम 1 पुट कर दो एक बार, और एक बार 2 और 4 में से। तुम्हें कहा था x 2 से 4 आएगा, इसमें एक बार तो एफ ऑफ एक्स की अगर रेंज पूछी है तो 1 पुट करने पे कितनी आ रही है, 1 + 1 2 आ रही है। 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 पुट करने पे, मिड पॉइंट 3 है ना, 3 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, और एक भी पुट करोगे तो √2 से 2। मैंने ये कहा था ऐसे, बट ये तरीका ठीक नहीं था। सॉल्यूशन करने का प्रॉपर मेथड क्या होगा, अब समझ गए कैसे निकालनी है। यस यस सर। सर। तो यस अभी सर। इसको कंप्लीट कर लो कि इसका आंसर आने वाला है √2 से 2। ठीक है, इसको यस सर। घर पे चेक कर लेना। एक चीज समझना, अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझ में आया कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हमारे सामने जब भी बात होगी ना, इस पॉइंट का मतलब बहुत सिंपल सा है कि भाई यहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा, पॉइंट वेयर f dash x equal to 0, f double dash x also 0, and f double dash x changes its sign। जहां पे f डबल डैश एक्स अपना साइन भी बदल रहा हो, एंड f ट्रिपल डैश एक्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन पे नहीं लेते। मतलब क्या बोल रहा है, सोचो कि जहां पे f डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाता, देखो 3 केस बन रहे हैं कि f डैश एक्स 0 है, इसके बाद में देन तुम बोल रहे थे f डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, f डबल डैश एक्स नेगेटिव हो गया, और f डबल डैश एक्स क्या आ गया, इक्वल टू। इस केस में क्या था, इस मिनिमम। केस में क्या था, मैक्सिमम। इस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब अगर ये 0 है और या तो प्लस से माइनस पे जाए, है ना, f डबल डैश एक्स, और या फिर माइनस से प्लस पे जाए, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अदरवाइज नहीं होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि भाई ये क्या बोलना चाहता है। ये वो पॉइंट होता है बेसिकली, पॉइंट जहां पे वेयर कर्व चेंजेज इट्स कॉनकेविटी।
कि वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आता, अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। मतलब क्या कि एक ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा था और एकदम से उसने पलट के कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अपवर्ड। तो यहां पे क्या हुआ है, वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ गए, देखो। या फिर मान लो ग्राफ अपवर्ड खुल रहा था और एकदम से कैसा खुलने लग गया, डाउनवर्ड। तो ये जो पॉइंट होता है ना अपवर्ड से डाउनवर्ड वाला, इसको क्या बोलते हैं? जैसे तुमने y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व देखा है, तुम्हें पता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, इधर की तरफ तो ये Yes, ऊपर sir. घूम रहा होता है और यहां आते ही नीचे घूम जाता है। तो Yes, अगर sir. तुम इसमें देखोगे यस x इक्वल टू 0 पे ये अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, Yes, sir. तो ये क्या होता है इसमें? अब तुम बोलोगे कैसे पता चला, तो देखो एक बात बताओ, एफ डैश एक्स कितना आएगा अगर एफ एक्स एक्स क्यूब है तो? 2x 3x स्क्वायर। तो ये जीरो करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा यहां से? तो एफ डबल डैश 6x। 0 प्लस पे देखो और एफ डबल डैश 0 माइनस पे देखो, क्या ये अपने साइन को बदल रहा है? यस सर। तो एक्ट ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ सर इन्फ्लेक्शन। जीरो नेगेटिव पे साइन कैसे बदलेगा? अबे एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। पॉजिटिव रखेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रखेगा नेगेटिव। समझ में आया? मतलब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तुम बोलोगे एक ऐसा पॉइंट जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी बदल रहा हो, मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दे रहा हो। मतलब वो अपने आप को मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ नहीं लेके जा रहा है। मतलब कैसा, अगर तुम देखो कि एफ डैश एक्स का कोई ग्राफ है, एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 है और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है, मतलब क्या हुआ होगा कि कुछ ये यहाँ पे 0 हुआ होगा और एफ डैश एक्स पॉजिटिव से, देखो ये पॉजिटिव ही दोनों केस के अंदर एफ डैश एक्स। अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, समझ में आया? मतलब जहां पे एफ डैश एक्स 0 आया हो और दोनों साइड में अपना साइन नहीं बदलता, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। याद करो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जहां पे कुछ ऐसा बन रहा था कि यहाँ पे कोई पॉइंट था -1, यहाँ 0 शायद, यहाँ 2 था, प्लस माइनस प्लस और प्लस। मैंने कहा था ये प्लस से माइनस पे गया है, यहाँ मैक्सिमा रहा होगा पीएम, यहाँ मिनिमा रहा था, है ना? और अगर ये प्लस से प्लस रहा है तो यहाँ क्या रहा होगा फिर, पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी काम नहीं आता है तुम्हारे, कभी काम नहीं आता। बट अगर नसीब खराब हो और कभी पूछ ले कि व्हाट इज पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होगा, या फिर पूछ ले कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए एक पॉइंट जहां पे वो इन्फ्लेक्ट कर रहा है, अपने कर्वेचर को बदल रहा है, मतलब अपनी कॉन्केविटी को बदल रहा है बेसिकली। जहां पे एफ डैश एक्स अपना साइन नहीं बदल रहा है, मतलब पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव पे ही बढ़ जा रहा है। ये नेगेटिव था तो अगेन नेगेटिव ही रह रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो शेप ऐसी बन जाएगी जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। बट अगर वो यूं जाते जाते यूं चला गया या फिर यूं आते आते यूं, तो अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। समझ में आया दोनों का मीनिंग? यस सर। यस सर। तो बहुत बेसिक शब्द में बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना, एक बार रीड करना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट वेयर कर्व चेंजेज इट्स कॉन्केविटी, जहां पे वो मैक्सिमा या मिनिमा नहीं ला रहा होता है, अपनी कॉन्केविटी बदल रहा है, मतलब कि डाउन से अपवर्ड चला गया। एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत आसानी से देखा जा सकता है इस चीज में कि भाई यूं जाते जाते वो चेंज कर लेता है अपने आप को। बहुत सिंपल सा फर्क है। तो मैंने एक जगह पे इसीलिए इन सारी चीजों को लिखा है कि तुम्हारे पास ये तीन ऑप्शंस होते हैं जब भी बात बनती है, ये तीन ऑप्शंस। तो मैंने इन तीनों पॉइंट को एक जगह लिख दिया कि भाई इस केस में मिनिमा था, इस केस में मैक्सिमा था, बट 0 आ रहा है तो डिपेंड करता है, इट कैन बी मैक्सिमा, इट कैन बी मिनिमा। ठीक है? और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। कहाँ पे थे?
ये तो लिख लिया था नहीं यहाँ पे। सर क्वेश्चन के हिसाब से 0 के अलावा भी हो सकता है कोई? नहीं, जीरो मतलब एक्स जीरो नहीं, और भी हो सकता है। जैसे एक्स माइनस वन का क्यूब होता तो वन पे होता। तुम्हें तो ये देखना है ना जहाँ एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स दोनों जीरो हो रहे हो। पॉइंट वेयर एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स सब जीरो हो रहे हैं। चलिए, अब ये होता है तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा का एक पार्ट। मैक्सिमा मिनिमा का एक पार्ट होता है जहां पे हम इसके एप्लीकेशंस देख रहे होते हैं। पहले मैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस बताता हूँ। कोशिश करेंगे एक क्लास नेक्स्ट हम लेंगे जहां पे कर्व बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास एक और लेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा पे, जस्ट सिर्फ और सिर्फ हम कर्व बनाना सीखेंगे कि कोई भी को पोलिनोमियल का ग्राफ मुझे बनाने को बोल दे तो उसके अंदर मैं तुम्हारे सामने कहाँ तक मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा को एक साथ शुरू करूंगा। और उस क्लास में किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, हम कर्व बनाना सीख कर जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं आता होगा तो भी हम पढ़ लेंगे उस क्लास को, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम कर्व को वहां से सीख पाए। तो एक बार लिखते हैं, यहां तक सबने कर लिया होगा। एक अब इसका ना ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। तो एक बार पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इसके ऊपर। आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम इस पार्ट को यहीं रोकेंगे और अगला पार्ट जो एक पार्ट रहेगा, पार्ट तो इसका है भी नहीं ग्राफ बनाना, बट कोशिश करेंगे हम एक लेक्चर पूरा ग्राफ ही ग्राफ बनाए जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि ग्राफ बन गया अगर। तो देखो ग्राफ बनने का फायदा क्या होता है, जब मैं ग्राफ बना लेता हूँ तो मेरे पास उसकी रेंज आ जाती है, उसका डोमेन तो ऑलरेडी पहले निकलेगा तभी ग्राफ बनेगा। रेंज आ जाती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक्स एक्सिस से रूट आ जाते हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब चीजें निकल सकती है। तो ग्राफ बनाना मेन पॉइंट इसके रहेगा। ग्राफ थोड़े वीक भी है। क्या ग्राफ थोड़े वीक भी हैं। ग्राफ? अरे इस वाले ग्राफ बिल्कुल अलग है, ये नहीं होगा इसका, कोई पिछले वालों से कोई मतलब नहीं है इसमें। क्वेश्चन लिखना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y, two positive number x and y such that x plus y equal to 60 and x cube y is minimum, sorry maximum। तुम्हें बताना है कि टू पॉजिटिव नंबर जहां पे ये x प्लस वाई की वैल्यू तो 60 है और ये क्या हो जाए मैक्सिमम रहे। ऐसे कौन से नंबर होंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन पहले समझ में आया कि भाई यहाँ पे तुम्हें ये दे रखा है, यहाँ से x प्लस वाई 60 है ना, तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लो तुम। जैसे y की वैल्यू कितनी आ गई। अब मुझे जिसको मैक्सिमाइज करना है वो समझना, मैक्सिमाइज किसको करना है मुझे, और y को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं x में, तो इसको मैक्सिमाइज करना है।
अब इसको मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं, एक्स की किस वैल्यू पे होगा। अरे अब किसी को दिक्कत नहीं होगी ये एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो ना। Yes. एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे और 45 पे। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा यहां से, तो एफ डबल डैश 45 क्या आ गया यहां से, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, देखो चेक करो। तो एट एक्स इक्वल टू 45 क्या हो गया, तो अगर एक्स 45 है तो वाई कितना होगा, बस ये नंबर हो गए 45 एंड। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या किया है। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है कि भाई दो रिलेशन दे रखे हैं, एक को दूसरे की फॉर्म में एक्स की फॉर्म में ले आया और उसको मैक्सिमाइज कर दिया। अगर तुम्हें क्वेश्चन केवल ये होता कि मैक्सिमाइज दिस तो आसानी से हो जाता। Yes, sir. तो वही Yes, sir. चीज यहाँ करनी थी, कोई बड़ी चीज नहीं होती है ना। एक क्वेश्चन वो लिखेंगे जिसको अगर हम समझ पाए तो, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, a window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. Surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is the total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window. Find the dimension of the window to admit to admit maximum to admit maximum light through the opening hole. पहले क्वेश्चन समझ में आएगी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थ्रू द होल ओपनिंग, सॉरी, जो कंप्लीट ओपनिंग है उससे मैक्सिमम कैसे लाइट आएगी। पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो काफी आसानी से हो जाएगा। A window is in the form of a rectangular surmounted by a semicircular opening.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि विंडो कैसी है? एक ऐसी कोई विंडो है जो कि एक साइड से सरमाउंट हो रखी है, किससे? ये तुम्हारे पास विंडो है। लेट सपोज ये लेंथ एक्स वाई है और ये लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x/2। तो बस तुम्हें पेरीमीटर कितना दे रखा है? 10 इक्वल टू, इसका पेरीमीटर काउंट करके बता सकते हो क्या होगा? सर 2x + 2y + 5x/2। नहीं नहीं, एक्स एक ही होगा ना यार, इस वाले को थोड़ी काउंट करोगे, पेरीमीटर तो बाहर बाहर यस का सर, काउंट यस करोगे सर, ना। बस यस जहां सर, हमारे काम का है वो तो बाहर बाहर का है केवल, समझ रहे हो? अब यस ये सर। तो हमारा पेरीमीटर आ गया। अब मैक्सिमाइज किसको करना है तुम्हें, ये देख के बताओ। लाइट पूरे एरिया के थ्रू आएगी अंदर से, तो एरिया कितना होगा ये बता सकते हो इसका? ये होगा। यस सर। तो यहां से इसको मैक्सिमाइज करना है अगर, तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए ये लग रहा है कि यहां से y की वैल्यू निकाल लें। और अगर मैं एरिया को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दूं, एरिया को, वो कितना आ जाएगा? अब तुम्हें क्या करना है, यहां से dA/dx को 0 करना है, और उस पॉइंट को यहां से x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, और y इक्वल टू तो तुम्हें पता ही है। तो उस पॉइंट पे ये भी चेक कर लेना कि d2 ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 - x, 10 - x, ये भी माइनस ही होगा। ये आंसर हो जाएगा। कोशिश करो क्या बोल रहा हूं समझने की। मतलब तुम्हें ज्योमेट्री से समझना है कि एक को दूसरी फॉर्म में पहले लेके तो जाएं, कि आंसर में वेरिएबल एक ही रहे तो अच्छा है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या चीज समझ में आ रही है? यस। पर आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सब कर ही लेंगे। मेन चीज यही थी कि हमें ये समझ में आए कि अच्छा बोल क्या रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखे और यस सर। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ये तुम्हें करना है कंप्लीट, है ना? ये कंप्लीट कर लोगे? यस सर। एक क्वेश्चन सेम टू सेम दे रहा हूं जो तुम्हें सोचना है, मतलब उसके अंदर मेरे को ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। इफ द सम ऑफ if the sum of the length of hypotenuse and one another side, कोई सी भी हो सकती है, वो परपेंडिकुलर है, बेस तुम्हारी मर्जी है, and another side of a right angle triangle is given, ये given है कोई कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है? मान लो के इक्वल गिवन है, then the area of the triangle is maximum, the triangle is maximum, then the area of the triangle is maximum, then angle between these side is, या फिर बोल देते if the area of the
triangle is maximum, then angle between these sides, इन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या होगा, हाइपोटेनियस और उस साइड के बीच का एंगल क्या होगा। मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे। उज्जवल उज्जवल, मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ तुम्हें। ये तुम्हारा मान लो ये एक्स है, और एक साइड तुम जैसे इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, और ये थीटा, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, एक बार कंप्लीट करो, मैं स्टूडेंट का कॉल है, मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लो व्यापी। बताओ भाई। जेई में देखोगे इस पे मैक्सिमम मिनिमम पे ना अजीबोगरीब क्वेश्चंस कम आए हुए होते हैं जो अब हम करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि इसका एरिया को मैक्सिमम करना है, तो एरिया कितना होगा इसका, हाफ इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और गिवन यस क्या है सर। तुम्हें, एक्स प्लस वाई गिवन है किसी कांस्टेंट के। तो यहां से एरिया को हम लिख सकते हैं, एक्स की टर्म्स में लिखना हो तो एक्स रूट ऑफ, ये हो जाएगा। एरिया कैन बी रिटर्न एज तो तुम्हें डी ए बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल करना है बस। और यहां से इस वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से तुम्हें क्या करना है, साइन थीटा तुम्हारा, कोस थीटा तुम्हारा हो जाएगा किसके इक्वल, एक्स बाई वाई के, बस ये करना है तुम्हें।
यहां से तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स और वाई में रिलेशन यहां से निकाल लो। डी ए बाई डी एक्स 1/2 तो हटा देते हैं, एक्स के रेस्पेक्टिवली करेंगे तो कितना आएगा, प्लस एक्स को एज इट इज 1 में 2√ऑफ, और ये हो जाएगा 2k माइनस, ये सॉरी के का तो 0 हो जाएगा ना यहाँ से, इसका हो जाएगा माइनस का 2k। तो यहां से कितना हो जाएगा, k² माइनस 2kx, ये तो इधर चला जाएगा, इधर तो इधर से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2x बच जाना चाहिए आई थिंक, देखना अगर सही लिख रहा हूं तो, kx। तो k² इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 3kx। तो यहाँ से एक तो k की वैल्यू, k से k इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा, या k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, और y x प्लस वाई इक्वल टू कितना है k। तो यहाँ से k को 3x रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2x, तो x बाई वाई कितना आ गया 1/2। तो यहां से x बाई वाई 1 आ गया, तो कोस थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, यही तो करना था तुम्हें, रिलेशन बनाना सीखना है कि तुम्हें गिवन क्या है और मैक्सिमाइज किसको करना है। तुम्हें गिवन तो ये था और मैक्सिमाइज इसको करना है, तो इन दोनों से एक वेरिएबल में लिया है, के कांस्टेंट है। अभी समझ पा रहे हो क्वेश्चन में कर क्या रहा हूं मैं, भाई क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं इसके अंदर, अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बस क्वेश्चन का टाइप समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसा ऐसा करना है हमें, कि भाई क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे x प्लस वाई को के इक्वल करना है, a निकाल लेना है, a को लिखने के बाद उसे डिफरेंशिएट करना है, k और a में x में रिलेशन आ जाएगा, वहां से तुम आगे सॉल्व कर लोगे। गॉट इट। Yes, sir. क्वेश्चन तुम देखोगे अगर इस चैप्टर में, तो क्वेश्चन ऐसे ही है, इजी इजी से, तुम्हें बस क्वेश्चन का टाइप समझ में आ जाए, अच्छा ये करवाना चाहता था। क्वेश्चन लिखना, शो दैट द राइट circular cylinder, the right circular cylinder of given surface, right circular cylinder of given surface and maximum volume maximum volume is such that, क्वेश्चन रीड करोगे उसी में आंसर लिखा होता है पूरा, is such that its height is equal to the diameter of the base। मतलब h इक्वल टू 2r प्रूफ करना है तुम्हें, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, जिसकी रेडियस r मान ली तुमने, और ये h, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट h इक्वल टू 2r, ये तो तुम्हें लेके आना है। और इसका गिवन सरफेस एरिया है वो जो है वो गिवन है, πr² h, ये तो गिवन है। और तुम्हें बोला है कि वॉल्यूम जो है इसका, ये तो वॉल्यूम होता है ना, सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πRH। 2π, और ये πr² h को क्या करना है तुम्हें, Maximum. ये क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा सरफेस एरिया ये थोड़ी होता है, ये होता है 2πr प्लस r कुछ, प्लस आर है सर। ये होता है सरफेस एरिया। Yes, sir. Total surface. वो तो वो वाला होता है ना जो तुम बोल रहे हो, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो शायद। Yes, sir. Correct, sir. हाँ, तो यहाँ से एस अगर गिवन है तो तुम यहाँ से एच या आर को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो,
एस की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, आंसर निकालो। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। फटाफट फटाफट आंसर दे दो इसका। डन सर। एच कितना आ रहा है एक बार सॉल्व करके बताओगे? एस माइनस 2 पाई r स्क्वायर ये आ रहा है। तो वॉल्यूम निकल गया पाई आर स्क्वायर, तो अलग से ये हो जाएगा एस माइनस। तो अगर मैं पाई आर से पाई आर कट कर दूं तो 1/2 अलग रख दूं, तो यहां से एक पाई आर से पाई आर कट जाएगा, तो ये बचेगा एस आर माइनस 2 पाई r³ बच जाएगा। डीवी बाई डी आर को जीरो यस करना है सर। तुम्हें। तो डीवी बाई डी आर कितना आ रहा है? 1/2 तो अलग, ये आ गया एस माइनस 3 पाई। तो यहां से एस की आर की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ रही है क्या? इस फॉर्मूले में एस को रख के इक्वेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये सही लिखा है क्या मैंने? नहीं, ये 6 हो गया ना। यस सर। तो अगर मेरे पास ये 2 आ रहा है प्लस माइनस, अब देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रूट रेडियस तो पॉजिटिव ही आएगी। अब इसको एक बार ये भी चेक करने पड़ेगा, बताएगा कि d2/dr² एट r इक्वल टू √s/6 पाई क्या आ रहा है। ये हमें दिखाना पड़ेगा अगर एनसीईआरटी में कर रहे हैं तो, क्योंकि तभी हम बोलेंगे क्या होगा। अब यहां से हमें पता है s इक्वल टू कितना है, ये था। यहां से r की वैल्यू हम रख दें, r की वैल्यू या फिर s की वैल्यू रख दें, यहां से s इक्वल टू कितना आ गया, s इक्वल टू यहां से रख दें हम 6 पाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई r² इक्वल टू, तो यहां से कितना आ जाएगा 2r इक्वल टू s। यही तो प्रूव करना था। तो दिस इज हैंस प्रूफ। मुझे बस ये चीज दिखानी पड़ेगी अगर मैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो। अगर मुझे एग्जाम में करना है तो मैं मान के चल लेता हूँ ऑब्वियसली कि भाई ये वही सॉल्यूशन आ रहा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग इसका एरिया क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम। बट मुझे अगर मैं पूरा करूंगा तो मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा उन्हें, कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रिलेशन लिखूंगा जो मुझे गिवन है एस का, एक वॉल्यूम का, और यहां से एच निकाल के सॉल्व करूंगा और आंसर दूंगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन करवाया गया होगा।
मुझे फिर से बता रहा हूँ, वॉल्यूम ये एस गिवन था, मैं एस की टर्म्स में लेके आ गया, एच को एलिमिनेट कर दिया, एस कांस्टेंट है तो ये आर में एक इक्वेशन बन गई, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर मेरे को अपने आप मिल जाएगा, बट इतना करना पड़ेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन लिखना लास्ट, लास्ट तो नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर find the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a रेडियस के सिलेंडर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? एक स्फेयर है जिसके अंदर तुमने क्या करा है, ए रेडियस के स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर को क्या कर रखा है, इसकी रेडियस तुम्हें पता है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तुम्हें ये हाइट एच बतानी है, तुम्हें ये पता है ये कितना है, ये जो तुम्हें दे रखा है ये तुम्हें पता है, ये ए गिवन है। अब सोचो और करके आंसर निकालो। क्वेश्चन भी तुम्हें ही पढ़ना है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, सब तुम्हें सोचना है। मैंने तुम्हें बस क्वेश्चन का टाइप बता दिया कि अच्छा ऐसा कुछ है, इसको मैं बता देता हूँ, इसको आर मान लो, ये कंप्लीट एच है तो ये h/2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, और मुझे फाइनल आंसर दो कि एच क्या आना चाहिए, एक ही टर्म्स में आंसर देना है। तो तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हो। तुम्हें एच बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, यस सर। वॉल्यूम। और एक रिलेशन क्या गिवन है तुम्हें, यहां से तुम आर को रिप्लेस करके dv/dh इक्वल टू 0 कर दो। सर 2a/√3। 2a/√3। यहां से मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम को पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस h²/4 इंटू एच। तो वॉल्यूम कैन बी रिटन पाई a स्क्वायर एच माइनस पाई h³/4। नाउ dv/dh मुझे निकालना है, तो वो कितना आएगा, पाई a स्क्वायर माइनस 3πh²/4 इक्वल टू 0। यहां से h की वैल्यू निकल के आ रही है 2a/√3। तो यहां से मुझे ये भी प्रूफ करने का पड़ेगा कि दिस इज लेस देन 0 एट h इक्वल टू, तो आंसर h की वैल्यू यहां से आ जाएगी। कुछ भी तो नहीं करना क्वेश्चन में, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, बस वो करना है तुम्हें। सर एक बार गिवन जो आपने लिखा हो बता दो।
क्या? सर ये कैसे कैसे लिखा वॉल्यूम ए स्क्वायर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम का सिलेंडर क्या होता है? ये वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये। यस। और ये रेडियस तुम्हें पता है, इस स्फेयर की रेडियस ए है। हाँ सर। हाइट का आधा ये होगा अगर हाइट पूरी है तो। और इसको मैंने एक चीज मान ली क्योंकि ये मेरा आ रहा था, तो एक रिलेशन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दिया। हाँ यहां सर। से मैंने आर स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, तो ये आ गया। यस। बस फिर डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन इजी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला वेयर, यहाँ पे 0 से लेके C5 तक दे रखा है। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहा है। एक पैराबोला है, एक पॉइंट है, उसकी उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी। मतलब पैराबोला के ऊपर कोई जनरल पॉइंट ले लो, एक्स कोमा रूट एक्स जो भी बन रहा होगा एक्स और वाई के टर्म्स में, और उसको सॉल्व करो। सर वो जीरो के बाद में क्या लिखा है? 0, C कॉन्स्टेंट है, सी कोई, जैसे 2 होता है ना वैसे। अरे वो नहीं सर, उस दूसरी साइड में। 0 से C5 के बीच में। ओके सर। तुम्हें क्या करना है, पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट ले लेना है, पहले पैराबोला पे ऊपर पॉइंट ऑन पैराबोला ले लेना है, फिर डिस्टेंस लिखनी है, उसको मिनिमाइज, उसको मिनिमाइज करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे ए पॉइंट तो 0, C है, और पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लो तुम, जो भी मर्जी समझना हो, तो तुम्हें ए बी को क्या करना है, डी ए बी बाई डी, जो भी जिस भी वेरिएबल की फॉर्म में ले रहे हो उसको 0 कर देना। पैराबोला पे पॉइंट क्या लिया है? पैराबोला पे कोई पॉइंट बताएगा क्या ले रहा है? कोई भी पॉइंट ले लो, एक्स कोमा एक्स स्क्वायर ले लो, रूट एक्स कोमा एक्स ले लो। अगर एक्स ले रहे तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई। ए बी लिख सकते हो ना, अब ए बी कितना होगा? ए बी को मैक्सिमाइज कर दो।
मेरे हिसाब से कुछ ऐसा बन रहा है। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, मतलब गंदा सा बन रहा है तो बनने दो, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। इसको जीरो करोगे तो क्या बनेगा, ये तो हो गया, टू से तो टू कट गया, एक्स भी कट गया। कितना बनेगा देखना है यहाँ से। ये आ रहा है आई थिंक एक्स। तो डिस्टेंस तुम्हें पता है डिस्टेंस क्या आई थी ये भी। इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर आई थिंक आराम से निकल जाएगा। ये मेरा आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन करनी थी, अब तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तुम्हें पता, मैं कर रहा हूँ इजीली, मुझे तो आराम से हो रही है। तुम्हें कोई पॉइंट लेना था, मैंने जनरल पॉइंट लिया, ए बी लिखा, ए बी डिस्टेंस ये आ रही है, ए बी को डी ए बी बाई डी एक्स को जीरो करा, सी और एक्स में एक रिलेशन आ जाएगा, ए बी के अंदर पुट कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। देखो समझ आ जाना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन में इसलिए इसके क्वेश्चन जेई में नहीं आते क्योंकि लेंदी होते हैं। लेंदी का मतलब इसका क्वेश्चन आता है तो फिर यही आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। एक क्वेश्चन तुम्हें पिछले पैराबोला में ऐसे भी करवाया था मैंने, ये कि इसके ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि पॉइंट बताओ जो कि इसके इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो। यस यस सर। सर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ है कि यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है तो मतलब तुम्हें यही जाना पड़ेगा। तुम्हें बोलता है कि वो पॉइंट बताओ पैराबोला के ऊपर, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, एक्स ये आ गया तो वाई भी निकल जाएगा यहाँ से, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पैराबोला पे पॉइंट बताओ तो हम इजीली बता देंगे। तो अगर तुम देखोगे इस पार्ट के अंदर कुछ है ही नहीं कराने का जो मैं पढ़ाऊं, मतलब तुम्हें क्या करना है, रिलेशन लिखना है और डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएशन तुम पढ़ चुके हो, रिलेशन लिखना तुम्हें आता है। तो ऐसा कुछ है नहीं जिसके अंदर मैं दिमाग लगवाऊं, बोलूं कि नहीं ये समझो सीख के चिल्लाएं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें बस पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आनी चाहिए, अच्छा ठीक है इस पॉइंट से यहाँ बढ़ रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ बढ़ रहे हैं। आ गया समझ में क्या किया। यस यस सर। सर। तो बेसिकली ओवरऑल बात यह कि अब अगली क्लास के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ, या तो मैं हो सकता है नया चैप्टर भी शुरू कर दूं अगर स्ट्रेंथ ठीक दिखती है, मुझे लगता है कि हाँ पढ़ है, या फिर मैं बस एक ग्राफ बनाना सिखाना है, उसके अंदर कोई पुराना यूज नहीं है, सिर्फ तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन के रूट हिट एंड ट्रायल से निकालने आने चाहिए। उसके बाद हम सब तरह के ग्राफ बना सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा 10-12 ग्राफ लेके आने की, जो मैं करूंगा, और उसके बाद में कम से कम कुछ 10-12 तुम्हें होमवर्क पे दे पाऊँ अगली क्लास में, जिससे तुम्हें भी समझ में कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो ये जो भी पढ़ा है अभी तक आज बोरिंग सी क्लास में, मतलब इसमें कुछ था नहीं जिसके अंदर मैं इसको पढ़ाऊं। तुम्हें सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर रेंज के क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उसके अलावा तो फिर चलो ग्राफ समझ जाएंगे तो ग्राफ से बना ही लेंगे हम हर एक क्वेश्चन को। और उसके बाद में तुम्हारा इसका एप्लीकेशन बहुत ही आसान होता है। अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि अच्छा रिलेशन लिखना है मुझे बेसिकली, अगर मैं रिलेशन लिख पा रहा हूँ उनके बीच में तो ये बहुत आसान सा लगता है, अगर मैं रिलेशन नहीं लिख पा रहा हूँ तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मैक्सिमा मिनिमा का एक अलग कॉन्सेप्ट था।
अलग से टॉपिक था जिसके अंदर हमें समझना था कि अच्छा मतलब क्या बनता है क्वेश्चन। हम बहुत सारे हमने फालतू के क्वेश्चंस कर लिए हैं जो शायद रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास कल ही है हमारी, तो कल मैं नया चैप्टर शुरू नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास और इसके ऊपर लेके इसका टाइम वो खत्म करें, है ना, जितना भी है। और वो लीनियर इक्वेशन तो चलो वो तो कल खत्म करके मैं कल भी वो स्टार्ट करके खत्म कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो तो फालतू का सा चैप्टर है तुम्हारे लिए, तो करेंगे। एट द एंड मेरे को इंटीग्रेशन शुरू करना है अगले 2 लेक्चर्स बाद, तो मैं बस उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हाँ इंटीग्रेशन तक चीजें वापस से स्मूथ हो जाए हमारी क्लास की। जो भी दिक्कतें चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाए, शुरू से हम एक पेस पे आ जाएं जो बीच में पेस खत्म हुआ है। एंड वही तरीके से करेंगे हम दोबारा, जैसे कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम लेके कि हाँ सही गलत वाले तरीके से क्विज टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। 1 घंटा मैं पढ़ा दूंगा, आधा घंटा क्विज टाइप से रखेंगे, थोड़ा सा स्लो करेंगे बट ढंग से करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस क्लास को तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है 5-7 मिनट में तो पूछ सकते हैं। हाँ वैब भी आपने डाउट भेजे थे, मैं एक बार चेक करता हूँ, मैंने खोला ही नहीं, मैं बिजी था सुबह से क्लास में। तो कितने भेज दिए, ये डाउनलोड होगा। हम्म, द इंटर आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से मतलब 1 का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि x है ना -1 से 1 को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और एफ ऑफ एक्स दे रखा है x+1/x। तो तुमने बोला इंक्रीजिंग हो मतलब एफ डेस एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा यहाँ से, x² - 1/x, सॉरी 1 - 1/x²। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x-1 x+1/x²। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे -1 0 1 प्लस माइनस, बट x² सेम साइन है तो माइनस प्लस। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। यस सर। बस यही बोला था। एक क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू। इस इसकी तो टेंजेंट और स्लोप कितना है 2, तो इसका dy/dx कितना आएगा, dy/dx आएगा -1/x-3 का होल, इसको किसके इक्वल करना है, 2 के इक्वल करना है, यही बोल रहा है। यस सर। तो एक सेकेंड रुकना, all lines having slope 2 which are tangent to the curve। अरे ये कैसे पॉसिबल है, ये इसका -2 के इक्वल कैसे आएगा। find the equation of all lines having slope 2 which are tangent to curve this। इस ग्राफ का टेंजेंट अगर मुझे लिखना होगा dy/dx तो ये आएगा, और इसको 2 के इक्वल कर ही नहीं सकता मैं। find the equation of all lines having slope 2 which are tangent to the curve। टेंजेंट अगर कोई कर्व के ऊपर टेंजेंट 2 है, ये वाला स्लोप ये वाला कर्व होगा, तो ऑब्वियस सी बात है या तो वो टेंजेंट 2 का मतलब इसके ऊपर टेंजेंट पॉजिटिव हो ही नहीं सकती ना कभी भी। टेंजेंट पॉजिटिव तो इस कर्व के ऊपर कभी आती ही नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं सकता, कोई ऐसी इक्वेशन आएगी नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट में भेजा उसका नो सॉल्यूशन आंसर है क्या है। सर इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th का, तो इसका आंसर दे रखा है पीछे, नो टेंजेंट टू द कर्व हाँ व्हिच हैज टू, तो ठीक है मतलब ना, हाँ देखना ये हम भी यही बोल रहे हैं ना, कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि दिस स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ऐसी कोई टेंजेंट बन ही नहीं सकती जो ये नेगेटिव इसको सेटिस्फाई करे, तो नो टेंजेंट आंसर आएगा। तो तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसमें, हाँ लाइक मतलब कुछ क्योंकि कोई प्रूफ वगैरह स्लोप तो हो ही नहीं नहीं, करना। नहीं बस ये प्रूव ही तो है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब देयर इज नो टेंजेंट। अगला दे रखा है y इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा समझ में आ रहा है, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 यानी एक्स ग्रेटर देन -1, ये इसका डोमेन होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये dy/dx कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/1 प्लस एक्स माइनस ये तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 प्लस एक्स इंटू 2 -2x। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो 1/1 प्लस एक्स -4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही बन रहा होगा। यस सर।
तो अगर मैं इस ये जो एफ डैश एक्स आ रहा है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है, मैं इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा, जैसे एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, ये आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको -1 से बड़ा इसमें पुट करता हूँ, -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग आ रहा है क्या, देखना, -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो, जैसे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये तो पूरा का पूरा ऑलवेज नेगेटिव होगा। और अगर मैं इसके अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव के बाद में अगर इधर की तरफ जाएंगे तो ये वाली टर्म इससे तो बड़ी है, बट 8 वाली आ रही है साथ में। तो एक काम कर, फिर इसको रहने देते हैं, एफ डैश एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, एफ डैश एक्स यस को सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश एक्स को सॉल्व करके कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 + x × x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² + 4x + 4 -4 टाइम्स -4x। तो ये कितना आ गया, एफ डबल डैश एक्स x² / 1 + x। अब तू देख सकती है कि ये पॉजिटिव है, x अगर -1 से बड़ा है, ये पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा, है ना, एफ डैश एक्स तो यस सर। इंक्रीजिंग हो गया। और अगला बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो बताने जहाँ पे फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, जैसे एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मान ले 10 - 6x - 2x², मतलब एफ डैश एक्स को क्या करना है, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा होगा यहाँ से, -6 - 4x ग्रेटर देन 0। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 4x लेस देन -6x लेस देन -3/2। एक दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है -2x³ -9x² -12x + 1। तो इंक्रीजिंग करना है या डिक्रीजिंग करना है तो एफ डैश एक्स को निकाल लें। तो यहाँ से एफ सर ये डैश हो एक्स के, गया। हाँ मतलब सारे वही सेम ही चीज करनी है, -2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो x² + 9x 2x² -6 बच जाएगा आई थिंक। बस इसके फैक्टर्स कर लेंगे, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, अगर सही है, जब ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा होगा तो डिक्रीजिंग, बस यही भेजेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिनके जो भी डाउट है वो खत्म करेंगे, बट अगली बार अगली क्लास में थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें हो गई है जो भी फर्जी चीजें थी, ग्राफ पढ़ना है जिसको थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बोल रहा हूँ सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन की कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, कोई भी ग्राफ बन जाएगा। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में उन चीजों को समझने की। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। ओके सर। बाय सर।